अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। अगला हफ़्ता शुरू हो गया, पीर का दिन है और तीन चार इश्यूज़ बड़े अहम हैं जिसमें मैं आज अभी चूँकि एक बुरी ख़बर है, रहमत शाह अफरीदी इस दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह ताला मग़फ़रत करे। तो उनसे जुड़ी हुई चंद चीज़ें मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहता हूँ और वो बड़ा ज़रूरी है पाकिस्तानी सियासत के डायनामिक्स को समझने के लिए। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में उस पर बात करेंगे। दो इशू हैं, एक तो तोशा खाना का नया तोशा खाना रेफरेंस जो है, अब कुछ नहीं मिला इमरान खान के ख़िलाफ़ तो तोशा खाना रेफरेंस दायर करने की तैयारियां हैं, उस पर गुफ्तगू करूँगा मैं। चेयरमैन सेनेट सादक संजरानी ने दुबई साबिक़ वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन से सेनेट की रुकनीत का इस्तीफ़ा ले लिया, इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया, कह दें आप, इस्तीफ़ा लेना तो नहीं, मंजूर कर लिया। शौकत तरीन ने इससे पहले PTI की रुकनीत से वाइब्रेंट थे, बड़ा खुल के केस लड़ा उन्होंने और पूरी कोशिश की जितना वो काम कर सकते थे। उसने PTI में बैठकर बड़ी 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 हिम्मत की, लेकिन हवा जिस सिमत चल रही है उस सिमत के नतायज अब आपके सामने है। मायूसी कुफ्र है, नाउमीदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह ये हालात चल रहे हैं वो आपके सामने मौजूद हैं। अगले हफ्ते में तो केसेस अब चूँकि आगे चलते रहना, बड़ी मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो दो बातें हैं उसमें, एक तो नज़रसानी की दरख्वास्त और दूसरा अपील। नज़रसानी की दरख्वास्त वो समझ आइएगा कि पहला जो फ़ैसला है उसको नज़रसानी करने के हवाले से बात है, और साथ अपील देखिए, नज़रसानी तो वही बेंच सुनता है जो बेंच है, जिस बेंच ने मेन केस सुना हो, नज़रसानी वही दरख्वास्त सुनता है। अब उसकी अपील जो है, अपील के लिए वो बेंच जजेस नहीं मौजूद होते जो उस बेंच में हैं। अब जैसे सरदार तारक मसूद की सरबराही में ये बेंच तश्कील तो दे दिया है, जैसे सरदार तारक मसूद ये केस पहले सुन चुके हुए हैं और वहाँ मेंटेनेबिलिटी पर उन्होंने सवाल उठाया था। अब आगे क्या करेंगे वो देखने वाली बात है, लेकिन ये देखना पड़ेगा। और जस्टिस काजी फायजी साहब जो बड़ा कहा जा रहा था कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है और फैज़ाबाद धरने का एक बहुत बड़ा मार्का बजाया जाता था, हालांकि केस तो वो भी कुछ नहीं था। मैं तो उसको जो चीज़ें कही थी उस पर अमल दरामद नहीं, और अमल दरामद के केस में रिज़ल्ट क्या निकला आपके सामने मौजूद है। यानी वो भी नज़र नहीं आ रहा, वो छुट्टियों पे चले गए। लोग यही कह रहे हैं कि वो ये केस सुनना नहीं चाह रहे थे। अब मैं क्या कह सकता हूँ, मैं आप जाने, आपका काम जाने, लेकिन जो बात आम ज़बान ज़दे आम है तो वो तो मौजूद है कि वो लोग क्या कहते थे, क्या कहना चाह रहे थे, वो देखने वाली बात है। अब इस केस के अंदर बुनियादी तौर पर 9 मई के वाक़यात के कॉन्टेक्स्ट में है कि इनका ट्रायल फ़ौजी अदालतों में चलेगा। देखिए, मुझे प्रिंसिपल स्टैंड है आर्टिकल राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को सामने रखते हुए अगर तो बनता है तो बिल्कुल, लेकिन आम अदालतों में मैं नहीं समझता कोई दिक्कत या परेशानी होनी चाहिए। आम अदालतों में ट्रायल चले, दहशतगर्दी की कोर्टों में चलाएँ, चाहे डे टू डे चलाएँ, और उसके बाद देखें अगर कोई एविडेंस ऐसी आ चुका, अभी तक तो एविडेंस ऐसी है नहीं, लेकिन उस फैसले पे जो पहला फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, ये भी रिकॉर्ड के ऊपर। अब बुशरा बीबी के और इमरान खान के अगेंस्ट जो है तोशा खाना रेफरेंस तैयारी कर ली उन्होंने, जो मुकम्मल आया है, तैयारी क्या की है, वो टारगेटेड एजेंडा है, नैब वही है, वही नैब है। और जो नैब एक अब नैब क्या बंद करने का पहले कह चुका हूँ, क्या फ़ायदा ऐसी नैब का जिन्होंने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करनी है, और इस वक्त भी आपको पता है कि नैब कौन सी है। अच्छा, इस नैब के कॉन्टेक्स्ट में ना, ये जो इस वक्त की नैब है, ये मैंने आपको बताया था कि वो अब दोहराना नहीं चाहता कि 10 अरब की रिकवरी कर ली, लेकिन दूसरी तरफ अरबों रुपए के केसेस बंद कर दिए। आपको पता है, आप सुल्तान चेयरमैन नैब थे जब शुरू में आए तो, लेकिन मैं एक नुकता नज़र कहता था कि वो बासूल आदमी, इस्तीफ़ा दिया, नया चेयरमैन आ गया, प्रोसिक्यूटर जनरल ने इस्तीफ़ा दिया, नया आ गया, और उसके बाद हमने नवाज शरीफ को प्लेटों में रखते हुए इंसाफ मिलते हुए देखा। और वो आपने देख लिया है, आपके सामने है कि जिस तरह का इंसाफ मिला है। नैब ने आके खुद ही कहा कि हमने अपील फाइल की, और हुदैबिया के रेप्लिकेट थी। हुदैबिया में भी यही हुआ था कि उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट ने फाइल की, जब मामला आया। और नवाज शरीफ की डील के हवाले से साथ में बता चलो, कई बहुत सी बातें हो रही हैं। मुझे लंदन में कुछ होस्ट मिले थे तो वो तो बता रहे थे कि
क्या क्या पेमेंट, पता नहीं क्या क्या बातें कह रहे थे। मैंने कहा जब मैं मिलूँगा, जब देखूँगा, तब समझ में आएगी बात कि कहाँ कहाँ पैसा चला, क्या क्या हुआ, क्या क्या ढीलें हुई। पता नहीं ये क्या हुई हैं ढीलें या नहीं हुई है, मुझे नहीं पता इस बारे में। उन्होंने तस्करा किया तो मैंने जाते जाते मेरे जहन में आया, मैं तस्करा करता चलूँ। मैं भी कोई इसमें हतमी राय मैं कोई नहीं दे रहा, मैं पहले बता दूँ। अभी तो सर मैं बातें आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन असल जो बात है वो तो तोशाखाना के लिए वाले से नहीं। उन्होंने तफ्तीश का मुकम्मल कर लिया। अभी तक मैं ये नहीं समझ सका नैब की जुरिसडिक्शन सारे मामले में कहाँ है। ये अगर करना भी है तो FIA करे। आप कौन है? नैब कौन आ गया? नए लॉ के मुताबिक नैब के उसमें तो नैब का इख्तियार ही नहीं है। वैसे तो एंटी करप्शन है तो यहाँ अपना तिया पांचा किया हुआ है जी। और अपना इसमें बुशरा बीवी से भी 11 दिसंबर के लिए जवाब तलब कर रखा है कि वो जो असासी को तोहफे वगैरह लिए वो तोहफे वापस जमा करा दें। यानी कमाल ही तरीका कार है, कमाल ही तरीका वारदात है। और नैब की सब पोजीशन देख लें आप, बड़ी मज़ेदार बात है। जो उनके सीनियर नैब अफसरान है ना, उन्होंने कहा जी करप्शन की रिपोर्ट और सबूतों पर 3 साल के लिए दूसरी वजारतों में ट्रांसफ़र कर दिया। ये देखिए ये सज़ा है, कमाल हो गया। लूट मार करे और चुप कर एक तरफ चले जाए। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इंटेलिजेंस ब्यूरो को नैब में तैनाती अफसरान की करप्शन मुलव्वस होने के हवाले से रिपोर्टें तैयार करने का कहा था। और IB की बात हो रही है। IB ने तरफ से मतलब जो रिपोर्टें की उनकी रोशनी में इन अफसरान को 3 साल के लिए दूसरे सीनियर नैब अफसरान के खिलाफ मुबीना 11 वजारतों में भिजवा दिया गया। यार ये बड़ा ज़बरदस्त करप्शन का बड़ा ज़बरदस्त काम है। सियासतदानों को आप वैसे ही, ब्यूरोक्रेसी को आप पकड़ नहीं सकता। बाकी जजेस और रिटायर्ड जर्नलों के बारे में आप पहले ही कहानी सुन चुके हैं, मैं उसमें कोई बात अभी करना नहीं चाहता। लेकिन ये सारी चीज़ें जो अब आता हूँ आखिरी बात की तरफ, जो मेरा रहमत शाह अफरीदी मुझे बहुत पसंद है। बड़ा आपको पता, बड़ी एक जद्दोजहद की। फ्रंटियर पोस्ट अखबार इन्होंने निकाला। बाकी बातें तो अपनी जगह हैं, लेकिन चंद बातें मैं आपके सामने रहा था। ये बुनियादी तौर के ऊपर आपको याद है कि ये लाहौर में बिल्कुल हमारे वो गंगाराम अस्पताल के करीब इनका है। और बगौल उनके रहमत शाह अफरीदी, अल्लाह ताला पहले तो बात है मग़फ़रत करे, इस दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे। बहुत से राज सीने में दफन करके चले गए इस दुनिया से वो। और ख़ौस्त और मशरक़ी अफ़गानिस्तान के कई महाज़ों पर जंग लड़ी है उन्होंने। और ग्रुपों के साथ मुंसलिक रहे। गुलबदीन हिकमत यार की हस्ब इस्लामी भी शामिल थी। और उनका ये कहना है, ये बड़ा अहम पॉइंट है, ये BBC में भी बात कही है ना, कि जहाद के दौरान उन्हें मालूम हो गया था कि ये लड़ाई पाकिस्तान के वजूद ही को ख़तरे में डाल देगी। ये बात उन्होंने क्यों की, ये समझने की बात है। आज वैसे भी चाहे वो ज़्यादा तफसील बज़ाहिर नहीं देना चाहते, लेकिन वो बात जो है ना वो सारी रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है। और वैसे भी वो देखिए अगर तहरीता मैं ये नहीं मैं चूँकि जो भी स्ट्रेटजी थी वो अपनी जगह पर मौजूद थी, लेकिन खत्ते का तवाज़ुन डिस्टर्ब हुआ था। और उसके बाद अमेरिका बहादुर यहाँ टोटली छा गया था। अभी भी रशिया अगर आया है और मुसलमानों की बका या पाकिस्तान की बका किस तरह है, किस ब्लॉक में रहने की है, वो मैं पहले ही उस बारे में ओपिनियन दे चुका हूँ। मैं आज भी समझता हूँ चाइना, रशिया, टर्की, ईरान, इन एरियाज़ के साथ रहना जो है ना वो पाकिस्तान की बका है। ये मानना पड़ेगा आपको। जो कुछ हुआ आपके सामने है। आखिर में मैं तारीख़ी बात जो है, रहमत शाह अफरीदी बहुत कुछ जानते हैं। उसामा बिन लादेन से उनकी मुलाकातें रही थी, लेकिन एक बात जो बड़े अरसे बाद मैं करने लगा हूँ, और वो असगर खान केस आपको याद होगा, याद है असगर खान केस? तो उसी के हवाले से एक बात बड़ी ज़बरदस्त है। रहमत शाह अफरीदी ने एक इंटरव्यू में हमारे दोस्त ही सहाफ़ी जर्नलिस्ट हैं उनके साथ किया था, और अभी आखिर में मैं चला भी रहा हूँ। नवाज शरीफ ने उसामा बिन लादेन के पाँव पकड़ के उसामा से 1 अरब 50 करोड़ जहाद के नाम पर लिया था, और 27 करोड़ रुपया बेनज़ीर की हुकूमत पर ख़र्च किया था। रहमत शाह अफरीदी बेनज़ीर भुट्टो के बहुत करीब थे, इसमें कोई शक नहीं है। सहाफ़ी होने के नाते, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होने के हवाले से ये सारी बातें उनके सामने मौजूद है। लेकिन जो ये बात की, सुनिएगा उन्होंने प्रोग्राम में क्या कहा था कि उसामा बिन लादेन से मेरी दोस्ती जो थी उससे पहले से थी। अफगान वार की वजह से मेरी मुलाकात भी होती थी। जब भी मैं जाता था उम्रा करने तो मुलाकात होती थी। मैं कभी उनके हाथ ठहरा नहीं हूँ, न गया हूँ। खाना छाना वो मुझे बेचते रहे, मेरी वालदा मेरे साथ होती थी। तो मुझे उसामा बिन लादेन ने कहा कि नवाज शरीफ के साथ आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ है जो आप लोग आपस में इख्तिलाफ है। मैंने बोला वो अपने वादे का पाबंद आदमी नहीं है, झूठ बोलता है, और उनके अज़ाइम जो है वो बहुत आगे तक है, और मैं इसलिए उनके मुखालिफ हूँ।
बाकी मेरा कोई ऐसा नहीं है। तो कहा यार आज वो मुझसे मिलना चाह रहे हैं, मेरे पीछे मेरे कभी दोस्त लगाए हुए हैं, तो आप मेरे साथ चले। ये मदीना मुनव्वरा की बात है। तो मैंने कहा, कहते उसमें ग्रीन पैलेस होटल, अब वो गिरा दिया गया होटल, उसको 5 स्टार होटल ही था। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मियाँ साहब समझेंगे कि अगर कोई आपने ना कर दी या इनकार कर दिया तो वो समझेंगे कि मैंने आपको मना किया है। तो कहा अच्छा चले आप ऐसे करें कि वो तो काफी बड़ा उनका वो है, वो जो कैफेटेरिया है, तो आप वहां किसी जगह पे बैठ जाए, आप वहां पे हो। तो मैं अपनी वालदा को भी ले गया था, तो वहां मियाँ साहब थे और मियाँ नवाज शरीफ साहब थे, ख्वाजा खालिद थे जिनको वजीरिस्तान में जो हो गया हुआ, ये ख्वाजा खालिद साहब थे, और खालिद ख्वाजा, और एक और साहब थे और मियाँ साहब थे। तो वहां पे मियाँ साहब ने जिस तरीके से उनको आराम किया था, मुझे अभी तक याद है, उनके एक्शन भी मुझे याद है कि जिस तरीके से बिल्कुल ही मतलब कुछ करने जो भी था उसके लिए वो तैयार थे। उनके पांव पे यहाँ पे हाथ लगाया था। और असामा नाराज हो गए थे जब मुझे ये आवाज आई कि आई लव आल्सो जहाद, नवाज शरीफ ने कहा, क्योंकि उनकी अंग्रेजी मेरी तरह है, तो उस पर असामा बहुत सख्त नाराज हो गए। अच्छा। तो फिर ये इन्होंने कहा कि अब फिर साढ़े माई बाप हो, ये मुझे ये लफ्ज अभी तक याद है। इनके जहाद के प्यार करने पे या लव जहाद के ऊपर नाराज क्यों हुए? क्योंकि आई आल्सो लव जहाद, मेरा ख्याल अंग्रेजी में इस तरह नहीं बोला जाता है, जो अंग्रेजी वाले कहते हैं, मुझे तो इतना नहीं पता। तो खैर रात को हमारी मुलाकात हुई असामा के साथ। असामा ने बताया कि वो कश्मीर और अफगान जहाद के लिए उनके बहुत बड़े हज़ाइम हैं और अपना भी बहुत कुछ खर्च करने के लिए तैयार है। तो मैंने उनको हाँ कर दिया है 150-1.5 अरब रुपए का। 1989 की बात है। तो 1.5 अरब रुपया मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उसामा बिन लादेन से लिए थे, जो जहाद के नाम पर थे, और वो उसमें 27-28 करोड़ रुपए बेनजीर भुट्टो शहीद के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में पेश खर्च किया था। जो पैसे लिए वो मोहतरमा बेनजीर की गवर्नमेंट टॉपर करने पे लगाए गए, वो 27 करोड़ लगाए। 27 करोड़। तो बाकी 1 करोड़ जो है, 1 करोड़ 24 लाख या 25 लाख जो इनका बंदा था वहां मदीना में ही खा गया था। अच्छा। और 1 करोड़ एक और साथ इनका खा गया था, बाकी फिर इनके थे। अब मुझे पता नहीं इन्होंने क्या किया है। नमशा अफरीदी साहब, मियाँ नवाज शरीफ एंड ब्रदर्स जो उनकी कंपनी है, 90s में, अर्ली 90s में आपके ऊपर एक केस भी करते हैं। अकरम चौधरी साहब उनके वकील होते हैं, आपकी तरफ से सैयद, आप उसका मुकाबला करने के लिए आपने ऐसा क्या छापा था कि जो आपके खिलाफ इन्होंने डैमेजेस का सू भी किया था? और जब आपने कहा था कि मैं इसको फेस करूंगा, सैयद अफजल, आई स्टिल रिमेंबर, सैयद अफजल हैदर साहब आपके वकील थे, तो फिर इन्होंने वो केस वापस ले लिया था। वो कौन, हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपने ऐसा क्या फ्रंटियर पोस्ट में 90s की सियासत में, जिसमें बड़ी पोलराइजेशन थी, जिसमें हुकूमतों का बड़ा जबर था, आपको याद है, तो उसमें आपने ऐसा क्या छापा था? वो ऐसे हुआ था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बने तो उनके 2-3 काम बड़े, आज भी आप उनको देख सकते हैं, उसके सबूत मौजूद है, जमीन पर मौजूद है, काफी बड़ी शक्ल में। एक तो अपने ही लिए एक ही दिन में और एक ही सीरियल नंबर पे जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कारखाने अपने नाम पर मुख्तलिफ नामों पर अलॉट करवाए थे। ये रायविंड का पहला कारखाना जो है वो उनके लगे हैं, रायविंड जो इंडस्ट्रियल जोन है। तो साथ एक काम इन्होंने ये कर दिया कि 24 शुगर प्लांट अलॉट करवाए और उसका टाइम रखा गया था कि 3 साल के अंदर ये इंस्टॉल होने हैं, प्रोडक्शन में आने हैं। और उन जिन को वो दिए गए थे उनसे इत्तेफाक फाउंड्री ने एग्रीमेंट कर लिया था कि इत्तेफाक फाउंड्री से लिए जाएंगे। अच्छा जी, उनकी मशीनरी जो है शुगर प्लांट जो है, और 3 साल में लगाने थे। तो 3 साल का मतलब ये है कि 3 साल में तो वो 24 तो नहीं बन सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा शक हुआ, मुझे हुआ। तो एक तो ये था कि उसको चीनी की जरूरत नहीं थी, चीनी हमारे यहाँ काफी वफादार है। तो दूसरा ये था कि इन्होंने जब ये एग्रीमेंट कर लिया था, उसके जिन लोगों से किया था वो 2 मेरे जानने वाले हैं, वो मैंने खुद देखे थे। तो उन्होंने भी कहा कि यार हम भी हैरानी, हमें कैसे देंगे, एग्रीमेंट तो हमने कर लिया। खैर पता चला कि मियाँ साहब ग्रुप ने, मियाँ साहब ही कह सकते हैं अब, ये तो मियाँ साहब ये हिंदुस्तान से उन्होंने 15 शुगर प्लांट्स का सौदा
इंडिया में किया था। ये 1992-3 की बात बता 92 में वो आ गई थी मशीनरी। फिदी साहब, अच्छा, उम्मीद है मेरी सोशल मीडिया टीम ने ये प्रोग्राम चला दिया होगा, लेकिन मैंने बात कही है उसी सामने रखते हैं। आप ना चाहें तो गूगल पे सर्च करके आप देख सकते हैं। टीम के ज़िम्मे मैंने लगा दिया, अगर चला दिया उन्होंने तो वेल एंड गुड। और इसी से मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।